ट्रम्प तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। मतलब ये तो एक रियल प्रॉब्लम है ना, रियल टाइम प्रॉब्लम है आपके लिए। मेरे भाई, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं सुना क्या? एक नहीं कई बार बोल चुके हैं। रणदीप जायसवाल जी का बाकायदा दिया गया बयान है, किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता नहीं। और मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूं, ट्रंप के बयान पे भरोसा बदौरिए। ट्रंप ने क्या कहा कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से लड़ाई चल रही है। 1000 साल से चल रही है ना? बोलिए हाँ या ना। 1000 साल से भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, जो 77 साल पहले बना है। बोलिए हाँ या ना। दोस्तों, आज के इस डिबेट में आपको अंजना ओम कश्यप, सुधांशु त्रिवेदी जी और अनुराग भदौरिया जी के बीच में होने वाली है तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सुधांशु त्रिवेदी जी, जयराम रमेश जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रश्न पूछ रहे हैं साइप्रस से लेकर हर मुद्दे पर, और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि कूटनीतिक रूप से मौजूदा सरकार में विदेश नीति हमारी फेल हो गई है। अब आपको इसको डिफेंड करना है, आपको डिफेंड करना है, समझाना है कि कैसे नहीं फेल हुई है। ट्रंप से पहली बार आमना सामना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए मैं खत नहीं कह रही हूं, लेकिन इसके बाद पहली बार आमना सामना होगा, द्विपक्षीय हो ना हो। ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। मतलब ये तो एक रियल प्रॉब्लम है ना, रियल टाइम प्रॉब्लम है आपके लिए। देखिए, जहां तक विदेश नीति की बात है, तो जिनको भारत की हर सफलता में असफलता विगत 11 वर्षों से नजर आती रही, और अंजना जी मैं ये भी कहूंगा, जिनको भारत की हर स्वाभिमान और गर्व के प्रतीक में कोई समस्या नजर आती रही, वो कांग्रेस पार्टी का नजरिया ऐसा है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, साइप्रस भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। चूंकि मिडिल ईस्ट के देश अब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तेल का खेल अगले 20 वर्षों में समाप्त होने वाला है, इसीलिए आपने देखा होगा सऊदी अरब में भी एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहा है। यूएई अपने को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसीलिए यूएई ने इजराइल को मान्यता तक दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था, और इसीलिए उस समय इजराइल पे ऊपर हमास से अटैक कराया गया, जिसमें क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान और टर्की एक अलग पोल है, सऊदी अरब और यूएई एक अलग पोल है। तो यह आपस की उनकी लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, जिसमें इजराइल भी साथ में आता है, तो उससे सिर्फ भारत का ही विकास नहीं, इन देशों का भी विकास होगा, उनकी यूरोप के साथ सीधी कनेक्टिविटी बनेगी। परंतु इतना बड़ा मुद्दा, मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, अंजना जी, ये वो लोग हैं जो कहते थे आज से 30 साल पहले राम मंदिर के मुद्दे के समय, जिस दिन राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हम सब ने बचपन में खूब सुना है। आज क्या है, राम मंदिर भी बना है और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है यूरोप के साथ। मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुक के गए, किस पे? ट्रेड पे वार्ता करने के लिए। साइप्रस का जो मुद्दा है, नॉर्दर्न साइप्रस, जिस जंग से टर्की ने कब्जा किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है टर्की के लिए। और एक और बात समझिए, जो ईरान पे अटैक हुआ है इजराइल का, अब टर्की के सामने बड़ी दुविधा है कि उसको अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है तो पहले ईरान को दे कि पाकिस्तान को दे। ईरान तो एकदम उसके दरवाजे पे है और उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। जहां तक भारत की कूटनीतिक दक्षता की बात है, तो मैं पुनः सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल डिफेंस के बातों का ही विचार अधिक चल रहा है। क्वाड की भी बैठक होने वाली है, और होपफुली शायद क्वाड की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ सकते हैं, भारत में बैठक हो सकती है इस साल के अंत में। हम क्वाड के मेंबर हैं, इसके बावजूद रशिया ने अपना S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमको दिया था, जो किसी को नहीं दिया है, और उसके बावजूद S-400 लेने के बावजूद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया था। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, S-400 लेने के बावजूद अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जो किसी भी NATO कंट्री के बाहर किसी को नहीं किया है। अब अगर इसके बाद भी किसी को न समझ में आए कि भारत ने अपनी किस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता आत्मरक्षा के लिए प्रयोग की है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की दृष्टि के बारे में देश की जनता पूरी तरीके से समझती है। ठीक है, ट्रंप के दावे को विघ्न संतोषी दृष्टि वो है उनकी। ट्रंप के दावे को हम कैसे काउंटर करेंगे, इस पर मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से जवाब लेने के लिए। लेकिन अभय दुबे जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये G7 और ये साइप्रस का दौरा भारत के नजरिए से वाकई पावर पंच है, जो
उसका महत्व हम बताते हैं। 23 साल तक अगर हमें इस दोस्ती की कीमत समझ में आ रही थी, 23 साल तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों नहीं जाता है? अब सवाल है कि तुर्की पाकिस्तान के संबंधों की अगर आप देखें पूरी जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि साइप्रस भूमध्य सागर और यूरोप तक पहुंचने के लिए अहम है। भारत के नजरिए से आप देखिए ईयू का मेंबर है, अगले बार अध्यक्ष बन सकता है। साइप्रस तुर्की पाक संबंध की काट सबसे बड़ा इंडिया के लिए बन सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इससे मजबूत होगा। इसी के साथ साथ अगर वो ईयू का अगले साल अध्यक्ष बनने वाला है तो कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं G7 में भी हम जा रहे हैं, सभी ताकतवर देश वहां पर रहेंगे, तो जाहिर तौर पर पावर पंच है या नहीं है ये आपकी नजर में? अंजना जी, एक प्रसिद्ध कहावत है, यू नेवर वेंचर आउट बिफोर इंश्योरिंग योर होम सेफ्टी। घर में क्या हाल किया आपने प्रधानमंत्री जी? सार्क देशों की क्या स्थिति है? 2016 के बाहर, लगभग सार्क से बाहर हैं आप। अभी 6 और 7 जुलाई को जो ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है, आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहां रशिया और चाइना पाकिस्तान के स्थायी सदस्यता की मांग करने वाला है। किस दुनिया में खोए हुए हैं आप? देखिए, इस जो एशिया पैसिफिक पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है वो सिमट कर यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि चीन के बढ़ते रवैये को देखते हुए अमेरिका उसको रोकना चाहता था। हाँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इस कारण यहाँ पर, जैसे क्वाड की अभी बात कर रहे थे, क्वाड में हमको क्यों शामिल किया? क्योंकि इंडियन ओशन से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस ट्रेड चाइना का होता है। वहां पर उसके खिलाफ हमको खड़ा करना चाहता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 जनवरी 2025 के बाद हमको नकार दिया। अब पाकिस्तान, जो 3 बड़े विश्व के देश हैं, चाइना का, रशिया का और अमेरिका का, तीनों का खास बना हुआ है। हमारी परिस्थितियां क्या हो गई? आपको ऑपरेशन सिंदूर में आपको समझ आना चाहिए। अभी भी आप साइप्रस की बात कर रही है और टर्की की बात कर रही है। साइप्रस 9000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और वो 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में टर्की है। उसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ है, इसकी 12 लाख है। ये कंपैरिजन मत कीजिए, कंपैरिजन ये कीजिए कि आज हमारी स्थितियां क्या है। आज हमको जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पैरों के तले जमीन क्यों खसक गई? इसलिए खसक गई कि हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। इसलिए खसक गई कि जो चीन ने पाकिस्तान के साथ किया है। आप ये देखिए, 2019 के बाद से पाकिस्तान के साथ वो काराकोरम में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा था। उसकी वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन के अधिकारियों का अरुणाचल प्रदेश की तरफ डिप्लॉय किया उसने, ताकि वो चाहता है कि वो चीन खुद युद्ध न लड़े और पाकिस्तान को अधिकार संपन्न करता रहे। ठीक है। J-10C और PL-50 क्या हुआ है पता है? हमारी जो, सुनिए ना, एक आखिरी बात कहनी बोलिए। आइसा रडार है जो राफाल में नहीं लग सकती, उस आइसा रडार ने हमारे राफेल को ब्लॉक किया उनकी मिसाइल्स ने, और हमारे साथ वो हादसे हुए। हम कब सीखेंगे? हम कब सीखेंगे ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमने तैयारी नहीं की? 2019 के बाद चीन ने पाकिस्तान की तैयारी कराई, आप आंख बंद करके बैठे रहे। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की। हम बहुत पिछड़ गए इस दृष्टिकोण से। हमको इक्विप्ड होना चाहिए। इसका जवाब सुधांशु जी आप दीजिएगा। उनकी 3 बड़े आरोप है। वो कह रहे हैं, एक तो हम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हमने अपने आप को एडवांस जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो आजकल युद्ध लड़ा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए लड़ा जा रहा है, उसमें आपकी तैयारी जीरो थी। और फिर तीसरी हस्तक्षेप की। लेकिन साइप्रस को जब आप इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट कंट्री बता रहे हैं, तो ऐसे में आपका पोस्ट भी उस पर आता है, आप अडानी को भी ले आते हैं, नेहरू युग में भी जाते हैं, तो इसकी क्या वजह थी अभय जी? अंजना जी देखिए, ये बताने की जब कोशिश की जा रही ना कि प्रधानमंत्री की बड़ी सफलता, तो प्रधानमंत्री जी की 11 साल में जो असफलता है ना, प्रतिशोध की राजनीति की, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को विश्व भर में एड्रेस करके कांग्रेस को बदनाम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, विश्व का एक देश तो बता दीजिए आप। आसियान, एक सेकंड, आसियान अमेरिका ने बनाया, क्या स्थिति है आसियान की? FTA 2001 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना कर रहा है। ये जो जापान और साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, वो तब इकोनॉमिकली इंक्लाइंड है। अब ये कह रहे थे ना कि वो सारे
एक सेकंड, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात। चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज हैं शामिल, 151 के साथ रोड बेल्ट इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, इकोनॉमिकली इंगेज किया जापान और साउथ कोरिया देश जैसे देशों को। ये क्या बात कर रहे हैं? क्वाड में हमारी स्थिति क्या है आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। आपको जवाब दीजिए। बड़ी मजेदार बात ये लोग करते हैं, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हमारी सरकार आने से पहले जितना डिफेंस का प्रोडक्शन होता था, आज 1,23,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमारे इंजीनियर्स में, साइंटिस्टों में क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के रिजीम में भी हम सैटेलाइट बनाते थे, तो फाइटर प्लेन क्यों नहीं बनाते थे भाई? कांग्रेस के रिजीम में हम मिसाइल बनाते थे, तो असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बनाते थे? मैं चुनौती से पूछता हूं, बताएं असॉल्ट राइफल कहां बनती थी भारत में? बनाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब, ताकि बाहर से खरीद फरोख्त होती रहे हथियारों की और उसमें जो कुछ चलता है वो चलता रहे। इसीलिए आज की डेट में भारत के अंदर जो आत्मनिर्भरता आई है, वो सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन यदि किसी क्षेत्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 10 सालों में, तो वो डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हुआ है। और मैं विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ चुनौती देके पूछता हूं, बताइए 2004 से 14 के बीच में कोई डिफेंस डील हुई हो? नेम ए सिंगल डिफेंस डील। नो, सिर्फ वीवीआईपी चॉपर डील और टाटा ट्रक डील, बस, और कुछ नहीं। 9 से 14 के बीच में एक लाइन का खरीद तक नहीं की गई किसी भी डिफेंस के मामले के ऊपर। और इस वजह से स्थिति, इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी अंजना जी, रफाल ना खरीदा जा सके, उसके लिए जमीन आसमान के कुलाबे एक किए थे, कोर्ट तक गए थे। S-400 की खरीद के ऊपर जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना, उसके ऊपर क्या क्या सवाल नहीं उठाए थे जाकर। तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को रोकने के लिए जिस प्रकार की आंतरिक राजनीति भारत में हुई, वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, जहां तक विदेश की आप बात करने का प्रयास करते हैं महोदय, तो मैं बता देना चाहता हूं, किसी देश की हैसियत उसकी संख्या से नहीं नापी जाती। आपको पता है 6 डेज वॉर में 1967 में 5 से 11 जून 1967 तक इजराइल ने कितना कब्जा किया था? अकेला इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट कब्जा किया था, जो अकेला इजराइल के कुल एरिया का 4 गुना था। वेस्ट बैंक उस जमाने में कब्जा किया, उसके बाद सीरिया का गोलान हाइट कब्जा किया, उसके बाद जो जिसको आप गाजा स्ट्रिप कहते हैं तब कब्जा किया, जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक कब्जा किया। यही समस्या है, ये किसी भी को कोई चीज को एसेस ही नहीं कर पाते हो। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर के समय ये लोग आरोप लगा रहे थे ना कि हम खुल के यूक्रेन के साथ नहीं खड़े। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर रशिया से, इनके जमाने की लीगेसी है कि 2/3 हमारा जो डिफेंस का इनपुट है वो रशियन हथियारों का है, अगर वो सप्लाई लाइन रुकती तो क्या होता? मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों से, ये कहना चाहते थे ना इजराइल और हमास के मामले में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाओ, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके आई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज इस वॉर के समय में इजराइल की हमें जरूरत है या फिलिस्तीन हमारे लिए कुछ कर सकता है? जवाब दे के जाएं भाई जी, उसके बगैर न जाएं। और मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इजराइल का हाइफा एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट है, सॉरी जो हाइफा पोर्ट वो सेंटर पॉइंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अब पूछिए, हमास हमारे लिए उपयोगी है या इजराइल उपयोगी है आज की डेट में? यही इनके साथ समस्या। और जहां तक चीन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, वैसे शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में रक्षा मंत्री जी भी जा रहे हैं इसी 25, 26, 27 तारीख को। मगर बहुत से दर्शकों को याद ना हो तो अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये चाइना लोगों को लगता है ना परमानेंट सीट। अरे चाइना को 1974 तक यूएन में मान्यता नहीं प्राप्त थी, 1974 में चाइना को मान्यता प्राप्त हुई है। और तब इनके नेता जवाहरलाल नेहरू जी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में इंडोनेशिया में वीटो किए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो मैं बाइकआउट कर दूंगा। जब चाइना के जी 74 में, हेलो, नहीं 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया की, जिसमें चीन को बुलाया नहीं गया क्योंकि उसको देश के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उस समय चीन में रिवोल्ट हुआ था और आज की जो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं थी, ताइवान को थी। तो नेहरू जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बुलाओ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो मैं बाइकआउट कर दूंगा। और 74 में जाके चीन को मान्यता मिली है। क्या आप गजब की बात करते हो। और ये भी बताना चाहता हूं, 1986-87 तक हम और चीन बराबर थे,
लगभग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। तो बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, जो ट्रंप के बयान पे ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे सर, इस पे भी बताइए ना सर। एक सेकंड सुधांशु जी, हम ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे? अनुराग जी इसके बाद आ रही हूं। कहा ट्रंप को कैसे टैकल? हाँ अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों के संज्ञान के लिए पूछना चाहता हूं, अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा करो तो ट्रंप ने तो कहा कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी और हमने तो न्यूक्लियर क्राइसिस को अवॉइड किया है। तो कहते नहीं, ट्रंप के बयान के इस वाले हिस्से पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ भी नहीं था। तो फिर भारत सरकार के बयान पे भरोसा कर लो, क्योंकि भारत सरकार ये भी कर रही है मध्यस्थता नहीं था। नहीं, भारत सरकार के मध्यस्थता वाले पोर्शन पे हमें भरोसा नहीं करना है, हमें भारत सरकार के दूसरे वाले पोर्शन के भरोसा करना है, और ट्रंप के दूसरे वाले पे नहीं करना, पहले वाले पे करना है। ये जो देखने का नजरिया है, ये दर्शाता है कि भारत की अप्रतिम विजय और शौर्य में भी किस प्रकार से कोई, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, काला टीका लगाया जाए ताकि उसमें लग सके कि कोई कमी दिख सके। ये उस दूषित दृष्टि से प्रभावित। ठीक है अनुराग जी और अरविंद जी, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी, उसके बाद इनको रिबटल का मौका नहीं मिलेगा। अभय दुबे जी, देखिए मैं जानती हूं कि आप मतलब सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन क्या आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि साइप्रस, अगर आपने उसको बहुत छोटा देश करार दिया, हमने 74 में जब टर्की ने इन्वेजन किया था, हमने साइप्रस का साथ क्यों दिया था? छोटा देश था तो क्यों दिया था? हम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैं आपके जरिए दिखाते हैं आपको। पूरा इतिहास तो पढ़ना जरूरी है ना, कि लड़ाई क्या है, क्यों वो कश्मीर पर हमारा साथ देता है और हम क्यों साइप्रस का साथ देते हैं। साइप्रस पर 1914 तक ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था, फिर 1914 से 60 तक ब्रिटेन के अधीन था, 60 में स्वतंत्र हुआ, 60 से 74 तक संयुक्त साइप्रस चला, लेकिन 74 में ही टर्की ने इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। उत्तरी साइप्रस पर 1/3 हिस्सा, देखिए ये साइप्रस का मैप है, 1/3 हिस्सा पर कब्जा कर लिया, लेकिन हम साइप्रस के साथ खड़े रहे, हम इन्वेजन में। और भारत ने साफ साफ जो कहा था, अगर आप चाहते हैं तो 74 की बात मैं बता दूं कि इंडिया जो भारत का है वो साइप्रस की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करता है। अब आप समझाइए कि छोटा देश था तो हम क्यों साइप्रस के साथ खड़े हुए टर्की के खिलाफ? देखिए अंजना जी, देश इच्छा शक्ति से बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी और व्यापक लड़ाई है, और ये लड़ाई में जो हम फंसे हैं वो हमारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से फंसे हैं। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को। भविष्य के जो खतरे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या देश के साथ नहीं खड़ी है? हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। अभी चीन ने क्या किया है? चीन पाकिस्तान को J-35 छोटे देश पर तो एक जवाब दे दीजिए ना सर, फिर चीन भी चलेंगे। सुनिए ना, छोटे देश पे एक जवाब तो दे दीजिए सर। इतना क्या हमारी रिसर्च टीम ने इतनी मेहनत की है। साइप्रस मेरे साइप्रस का रिजोल्यूशन बता दीजिए जिसमें उसने पाकिस्तान को आतंकी देश बताया हो। मैं कह रहा हूं ना, मैं चुनौती देता हूं इस पूरे शो के दौरान, कोई एक देश, हमारे सारे सांसद महोदय गए, सार्क के कोई देश नहीं गए, हमारे पड़ोसी देशों में नहीं गए, क्योंकि सारे चीन के इन्फ्लुएंस में है। उसने अफगानिस्तान के साथ अभी और नेपाल के साथ अभी ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। उसने भूटान के साथ 3 स्टेप बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया है। उसने श्रीलंका का हम्बन टोटा ले लिया। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ हमारे सारे पास के देशों को एंगेज कर लिया, और हमने सार्क को छोड़ दिया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया। तब यह सवाल उठता है कि आज पूरे विश्व को इस बात की जानकारी है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ मोदी सरकार इसलिए नहीं बताना चाहती कि उसकी छवि खराब हो जाएगी। आप जीपीएस अमेरिका की सैटेलाइट है, गैलीलियो यूरोप की है, ग्लोनास रशिया की है, बेदू चाइना की है। सबने पता लगा लिया कि कितना कैसे हमारे विमानों को मार गिराया, लेकिन ये वॉर की प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान नहीं देना चाहते। हम तो एक रास्ता दिखाना चाहते हैं उनको कि हम किस नए ट्रैप में फंस गए। अगर मोदी सरकार सिर्फ यही प्रचार तक अपने आप को समाचार की सुर्खियों तक सीमित रखेगी तो इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी का पहला स्पीच सुनिए 2014 में, जब सारे तीनों फोर्सेस के कमांडर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एनिमी है वो दिखता नहीं है, लेकिन हमारा थ्रेट दिखता है। इसका अर्थ यह था कि प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को दुश्मन नहीं माना, सिर्फ आतंकवाद को माना। यह पहली गलती उन्होंने की और तब से लगातार करते आ रहे हैं। क्या अनुराग भदौरिया जी और अरविंद जी को दिखाइए, उसके बाद से सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगी। जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट। अनुराग जी आपके साथ शुरू करते हुए, क्या ये ऐसा वक्त नहीं है जब पूरे भारत को एक आवाज में बोलना चाहिए? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि विपक्ष इस बात से खुश नजर आता है कि भाई हम यहां फेल हो गए? भाई अगर कोई कंट्री किसी पर अटैक करता है, आप ही बताइए, कोई
कोई दूसरा देश उसकी बड़ाई करेगा कि बड़ा अच्छा किया, पाकिस्तान को मार दिया। ऐसे मामलों में क्या कूटनीतिक तौर पर न्यूट्रलिटी भी, कि उस आक्रमण के खिलाफ नहीं बोलना, आपका समर्थन होता है? हम तो देश के साथ हमेशा खड़े रहे। जब पाकिस्तान ने और हमारे हिंदुस्तान का जिस तरह से वार हुआ, तो क्या विपक्ष नहीं खड़ा था साथ में? क्या विपक्ष साथ नहीं था? विपक्ष तो पूरी तरह से साथ था और सरकार से कह रहा था आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब आप समीक्षा करेंगे तो आप पूछेंगे ना कि बुरे वक्त में तो दोस्त काम आते हैं ना। फिर दोस्त कहाँ थे जिनको दोस्त बताती थी भारतीय जनता पार्टी की? कूटनीति काम आनी चाहिए थी ना उस समय। तो ट्रंप साहब का तो अभी आपने 2 बार पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो ट्रंप ही नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो। अरे ट्रंप साहब का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने वार रुकवाया है ट्रेड की धमकी देके। एक बार नहीं 11-12 बार बोल चुके हैं। तो आप बोलिए ना ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं, सरकार की तरफ से बयान जारी कर दीजिए कि ट्रंप झूठ बोलते हैं। दुनिया की बातें आपने बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कनाडा से कब हमारे रिश्ते खराब अच्छे थे, आज तो रिश्ते कितने खराब है सोचिए आप। वो तो कभी कभी खालिस्तानी को भी सपोर्ट करने लगे। और अगर वो देशों की तो बात ही मत कीजिए, हमारे साथ ना श्रीलंका खड़ा है ना हमारे साथ। तो नेपाल मेरे साथ खड़ा होने वाला देश वो आज हमारे साथ आंखें दिखाता है, सोचिए आप। चाइना तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही। उसके अगल बगल देश देख लो हमारे साथ कौन खड़ा है। बांग्लादेश, वो भी हम पे कभी बीच में रिश्ते ठीक ठाक हुए, फिर आंखें टेढ़ने लगा। आप बताइए कौन ऐसी कंट्री थी जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, कौन देश खुल के साथ आया? बस इतना बता दीजिए आप, जिसने खुल के समर्थन किया और अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंक फैलाता है और जो पाकिस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है। कौन देश भारत के साथ खड़ा हुआ? कूटनीति तो यही देखी जाएगी, और कूटनीति कहां देखी जाएगी? और तो कूटनीति किसी चीज में देखनी जाएगी। आपका कौन सा देश आपके साथ काला धन वापस लाने में सहयोग कर रहा है, जरा बता दीजिए आप। रूस जो हमारे साथ होता था हमेशा से, वो तक पाकिस्तान की बात करने लग गया, वो तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात करने लग गया। जो रूस जिसको परंपरागत हमारे साथ हुआ करता था, उसकी बात कर लीजिए आप दुनिया की बातें गिनाई आपने, टर्की की गिनाई, इजराइल की गिनाई, फिलिस्तीन की गिनाई, इतनी सारी बातें आपने गिनाई। मैं तो सिर्फ सीधा सा सवाल है, ट्रंप साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? ये बयान क्यों नहीं करते? दूसरा, हमारे बुरे वक्त में कौन मेरा दोस्त था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ बताइए, लिस्ट निकालिए। विपक्ष सत्ता के साथ तो खड़ा हो गई, क्योंकि देश हमारा सबका है। वो कह रहे विपक्ष ने तो साथ दिया, लेकिन आपको इंटरनेशनली किसी ने लिस्ट निकाली है, कौन से देश ने साथ दिया? ये देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरब, मालदीव, यूएई, भूटान, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री, ये लिस्ट है पूरी। ऐसे थोड़ी है। ये तो ये भी कह रहे थे कि G7 में बुलाया नहीं। ये तो ये क्या इन्होंने शोर मचा दिया कि G7 में मोदी जी को बुलाया नहीं गया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा वो भी सुन लीजिए कि भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति को G7 में होना जरूरी है। किसका बयान है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान है। देखिए, गुमराह करने को आप करते रहिए, लेकिन देश की जनता समझ रही है और पूरा विश्व समझ रहा है कि भारत जो है एक आर्थिक महाशक्ति है। और टारगेट भी फिक्स किया हुआ है कि 2047 में विश्व गुरु बनना है। उसी के लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है, उसी पे पिछले 11 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और काम का रिजल्ट भी आ रहा है। ऐसे ही नहीं चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसके पीछे समर्पण है, इच्छा शक्ति है, विजन है और एग्जीक्यूशन टाइमली है। जब ये सब चीजें होती हैं तभी विश्व में कोई देश किसी के साथ खड़ा होता है। अभी आपने इन्होंने अभय दुबे जी ने कर दिया, बड़ा अच्छा कहा कि पाकिस्तान को जो है नहीं वो परमानेंट मेंबर बनाने जा रहे। अरे कहाँ पाकिस्तान पिद्दी का शोरबा और कहाँ हम लोग 140 करोड़ के जो चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व में, मतलब दोनों को कंपेयर करोगे? हाथ धो गई भाई। देश को भी बदनाम करने में तैयार हो गए, सेना को बदनाम करने में तैयार हो गए, विदेश मंत्री को मुखबर बोल दिया, गद्दार बोल दिया और पहले ही अनाउंस कर दिया कि विदेश नीति तो पंचर हो चुकी है। ये ऐसे होता है। आप देश के समर्थन में खड़े हो, देश का नाम चाहते हो, या मोदी विरोध में देश के भी पीछे पड़ जाओगे। हमारी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि कैसे ये कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति पंचर हो गई। अगर विदेश नीति हमारी कामयाब ना होती तो आज विश्व में हम चौथे नंबर पे नहीं होते। लोग हमारी बातें नहीं करते होते कि डेवलपिंग कंट्री होने जा रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और समावेशी विकास के साथ है। देश में पिछले 11 सालों में
कौन सा ऐसा सेक्टर है देश में जिसका विकास नहीं किया है? चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गांव हो, सबके लिए काम कर रहा है और कोरोना काल में जब संकट आया 147 देशों को फ्री वैक्सीन हम लोगों ने सप्लाई की। उसी वक्त से हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना सब गरीब लोगों को दिया। तो ये सब चीजें लिखी जाती हैं और सारे विश्व की कंट्रीज इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए मोदी जी को अब तक 28 देशों ने उनका जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो मोदी जी को दिया है। अब सुधांशु जी आपके पास वापस आते हुए देखिए, दो बातें, G7 का पंच और साइप्रस बहुत बड़ा कामयाबी को, दोनों पे अब सवाल है कि G7 पे वैसे भी भारत को आमंत्रित किया ही जाता था, तो इसमें बड़ी कामयाबी क्या हो गई? और यहां पर जब ट्रंप से सामना होगा आपके पास रियल टाइम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो देखिए भारत सरकार अपना रुख साफ कर रही है, हमारा विदेश मंत्रालय साफ कर रहा है, हमारी आर्मी ने की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 14वीं बार 13वीं बार लगातार हर जगह बोल रहे हैं। ये आपके लिए एक रियल चैलेंज होगा वहां पर, उस पर आप एक ट्रंप पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए जो अनुराग जी भी पूछ रहे थे। और दूसरा साइप्रस को लेकर मतलब हम यहां से क्या नीति मतलब हमारी क्या स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी क्या करेंगे हम, क्योंकि हम क्या टर्की और चाइना का भी खुलकर नाम नहीं लेने से कतरा रहे हैं? देखिए, जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की बात है, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था, पता नहीं भदौरिया जी उस बात को समझे या नहीं समझे। उनके बयान पे भरोसा है या नहीं है तो पूरा करो, नहीं है तो पूरा मना कर दो। भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ये जो पिक एंड चूज आप करते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो 31 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रू सोशल पे ये भी लिखा हुआ है कि जो बाइडेन जो हैं वो तो 2020 में खत्म हो गए थे और उसके बाद से अमेरिका की जनता जिसको राष्ट्रपति समझती रही है वो तो एक रोबोटिक क्लोन है। अब क्या इनको भरोसा है इस पे? वैसे अंजना जी, इनको इन पे ही भरोसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो वो ना, राहुल गांधी ने कहा था वो जो तुम देख रहे हो ना राहुल गांधी, वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। अभी दूसरा राहुल गांधी जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि उन बयानों पे आपको कितना अगर यकीन है तो मैं आपकी बात पे बात करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं हो सकता है आप एक हिस्सा उनका लेंगे और एक हिस्सा भारत का लेंगे और फिर सवाल पूछेंगे। ये मैंने सिर्फ कहा था। अब आते हैं टर्की के मुद्दे पे। अंजना जी, टर्की के साथ इनकी नीति की मोहब्बत बहुत पुरानी है कांग्रेस पार्टी की। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जैसा आपने भी बोला 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से खलीफत खत्म हुई थी, मगर आपको पता है वो इस्लामी खलीफत रेस्टोर की जाए उसके लिए आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था। किसने समर्थन किया था? कांग्रेस पार्टी ने। और विनम्रता से कहना चाहता हूं महात्मा गांधी ने भी किया था। और यही वो चीज थी जहां से भारत के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हुआ कि भारत के मुसलमानों को देश के बाहर से उनकी भावनाएं जोड़ दी गई। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दी, उससे मजेदार बात क्या हुई कि टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा आ गए और वहां की जनता ने कहा हमें खलीफा नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और ये लोग कह रहे थे खलीफा चाहिए टर्की में। तो ये याराना बहुत पुराना है, फिल्मी डायलॉग होता था ना, बहुत पुराना याराना लगता है, तो वो दिखाई पड़ता है। और इनकी विदेश नीति की सोच कितनी संकुचित और कितनी अंदरूनी राजनीति के वोट बैंक से प्रेरित थी, ये इसका प्रमाण है। अब दूसरी बात अभय दुबे जी ने कही, चाइना के साथ एंगेजमेंट, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बाकी एंगेजमेंट तो है अभय दुबे जी, जरा चाइना के साथ जो आपकी पार्टी का एंगेजमेंट है वही बता देते, अन्यथा बता देते वो कौन सा एंगेजमेंट था जो करार था कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए, मगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुलाए गए, मगर सोनिया जी और राहुल जी नहीं बुलाए गए, पूरा गांधी परिवार बुला के स्टेट गेस्ट के रूप में रखा गया। जो लोग सांसद भी नहीं थे उन्हें भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये कौन से करार का चमत्कार था, जरा वो तो बता दीजिए, तब देश की जनता जानना चाहती है। अब मैं दूसरी बात सुधांशु जी, मैं वापस आपको खींच कर ला रही हूं, एक सेकंड सर, आप कनाडा पर भी बोल दीजिएगा। लेकिन मौजूदा सरकार की एक अलग इक्वेशन माना जाता था ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ऐसे में क्या आप लोग बैक एंड चैनल से अगर कुछ कर रहे हैं कूटनीतिक उसके लिए, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ना, हम इधर कह रहे हैं कि हमने उसकी बात नहीं मानी, वो उधर बोलते चल रहा है हर जगह कि हम चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमने तो व्यापार के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग की है। इस पर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? और ये आम लोग भी पूछते हैं। अंजना जी, बिल्कुल, मैं उसका भी इस पर अब जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप का बयान देखें तो आइए, ट्रंप का पहला बयान, मैं बिल्कुल 8 मई को ट्रंप का पहला बयान आता है, 7 मई को हमने कार्रवाई शुरू की,
वो क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? टिट का मतलब जैसे को तैसा, यानी उन्होंने माना कि पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, भारत ने उसके बाद ठोक दिया, अब रुक जाना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करना है। उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया। अब ये खबर आई कि सरगोदा का बेस जहां पर ये माना जाता है, हमें नहीं पता कि रखे हैं कि नहीं, माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे हैं, और जिसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गया। और इसके बाद ये खबर आई कि अमेरिका का एक जहाज गया वहां पर न्यूक्लियर लीक की जांच करने के लिए। 14 मई को कोई जाकर चेक कर ले। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है, तो विदेश विभाग का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू के बाहर है। अब आप ये समझिए कि यदि यह माना जाए कि वहां पर किसी प्रकार की न्यूक्लियर लीक की संभावना थी, तो सरगोदा भारत की सीमा से सिर्फ 177 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर प्रॉब्लम, जो रेडिएशन होता तो हमारे से बचने वाला नहीं। अगर मानना, मैं नहीं कह रहा हूं ये क्या सच है, अगर मानना है तो फिर उनकी पूरी बात मानो, विदेश विभाग की भी बात मानिए। ठीक है अनुराग जी, उसके बाद मैं अभय जी आप ही के पास आऊंगी। अनुराग जी, और तब मानिए जब विदेश मंत्रालय कह रहा है 10 में से एक चीज को मानूंगा, बाकी को नहीं मानूंगा, ये कैसे चलेगा? अनुराग जी इस पे स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं स्पेसिफिक जवाब, मैंने बिल्कुल माना कि हमारे देश की सेना ने, फौज ने ठोका है, घुस के मारा है, बिल्कुल मान रहा हूं, कौन नहीं मान रहा इस बात को। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं लगता है या विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहे हो, पार्ट 3 भी लेके आया। गुरुजी आपको ट्रम्प भरोसेमंद लगता है या अपना विदेश मंत्रालय? इसी बात करता हूं, तो ये मैं कह रहा हूं, तो ये बोले ना, सरकार बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। हमें क्या दिक्कत है? हम तो यही चाहते हैं ना कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ट्रम्प झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरी सेना पे नहीं, मुझे सेना पे भरोसा है, मेरी सेना ने ठोका है, बिल्कुल सही है। ट्रम्प ने जो बोला कि घुस के मारा है, ठोका है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए ना कि सरकार क्यों नहीं बोलने को तैयार है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं? बोले ना सरकार, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं आपको कि पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए। अरे हम पार्ट पढ़ने थोड़ी आए यहाँ पे, आपसे पूछने आए हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। ये सरकारी बयान क्यों नहीं जारी करते? ट्रम्प देश के, हमारे हिंदुस्तान के, जिस तरह के पाकिस्तान को हमारे देश के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं हमेशा, जब देखो पाकिस्तान को हमारे बराबर लाके खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान के हमारे बराबर खड़ा होने लायक है क्या? एक हिंदुस्तान मौजूद है जो अंदर जाके घुस के मारता है उसको, और ट्रम्प साहब उसको लाके हमारे बगड़ में खड़ा कर देते हैं। आप इस पे दो शब्द बोलने को तैयार नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं मुझे आप। ये होगी बीजेपी के साथ, जवाब सुनिए कि उनकी विदेश नीति है क्या, पहले आप क्लियर कर दीजिए आपकी विदेश नीति क्या है। देखिए, जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने पुनः ये बात कही, मेरे भाई भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं सुना क्या? एक नहीं कई बार बोल चुके हैं। रणदीप जायसवाल जी का बाकायदा दिया गया बयान है, किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता नहीं। और मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूं, ट्रंप के बयान पे भरोसा भदौरिया। ट्रंप ने क्या कहा कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से लड़ाई चल रही है। 1000 साल से चल रही है ना? बोलिए हाँ या ना, बोलिए सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। अरे मैं तो अब मैं बता रहा हूं, अरे पाकिस्तान जो ट्रंप ने बोला है, इनको ट्रंप की बात पे क्यों भरोसा है? अब और हमें देश की सेना पे विश्वास है। नहीं, बताइए 1000 साल से भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, जो 77 साल पहले बना है। बोलिए हाँ या ना, आप बोलिए, आप बोलिए ना हाँ या ना। तो इसके मतलब 1000 साल से पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है। आपकी बात सरकार जो आप बोलते थे, बोलिए हाँ या ना, गलत था। बोलिए ट्रंप के साथ इतनी मित्रता, उसके चक्कर अब मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, देखिए ये नहीं बोल पाए इसके बारे में कारण जानते क्या है? ट्रंप के बयान पे इनको क्यों भरोसा है? अब मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये भी उसी विचार को मानते हैं कि 1000 साल से चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में पढ़ाता है कि पाकिस्तान 1000 साल से एग्जिस्टेंस में है, और ये उसी भावना को मान के चलते हैं। सच बात है, 1000 साल पहले, आज हम 2025 में बैठे, 1000 साल पहले क्या हुआ था? 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर का विध्वंस हुआ था 1025 में, जो महमूद गजनी ने किया था। और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। अगर 1000 साल की बात मानते हो मेरे भाई, तो भरोसा करो, या फिर कहो कि झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक एक मैंने बना दिया भाई जो सवाल। अरे भाई, जो मीडिया में दिए गए बयान का जवाब मीडिया में दिया जाएगा। अगर ऑफिशियल बयान होगा तो जवाब ऑफिशियल दिया जाएगा। मीडिया में फिर देखिए लगातार बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी बीच में लगातार नहीं, प्लीज जल्दी से एक बार अरविंद जी और अभय जी, मैं सुधांशु जी आपसे एंड में जवाब सुनती हूँ। एक बार जल्दी से अरविंद जी बोल लें और अभय जी बोल लें, फिर आपसे लेंगे। जल्दी से अरविंद जी 2-3 लाइन में। अब ये मतलब वो साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिकली बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ना ट्रंप।
ट्रंप देखो, एक इनको बात विरोधियों को समझनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों को, कि एक डिप्लोमेसी की भाषा होती है। जब इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशन होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द कंट्री, उसने ट्रंप के बयान का कॉग्निजेंस नहीं लिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपने कॉग्निजेंस ले लिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, और देखिए अभय जी इसी पर जल्दी से, अभय जी, डिप्लोमेसी की एक अपनी भाषा होती है। आपकी सरकार, पार्टी तो सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, आपको भी पता है कि ऐसे आप मतलब कितना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अभय जी को आवाज नहीं जा रही है। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए 2 लाइन में। हाँ, 2 लाइन में कह देता हूं। देखिए, जो डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझ में आती तो मैं सामान्य भाषा बताना चाहता हूं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रोल प्ले किया है। जब 9 और 10 की रात को पाकिस्तान के कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो खुद शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि 2:30 बजे रात को जनरल आसिम मुनीर ने मुझे बताया कई एयर बेसेस पे इंडिया ने अटैक किया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। तो मतलब सामान्य भाषा में समझिए कि उसने निश्चित रूप से अमेरिका को फोन किया होगा कि दद्दा बचाओ। अब मैं सामान्य भाषा में कह रहा हूं। दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के 11 साल। तो इस डिबेट में हमें देश के बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी, समाजवादी के प्रवक्ता हमें भदौरिया जी और साथ ही साथ देश की नंबर 1 एंकर अंजना ओम कश्यप जी इस डिबेट में हमें देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। जब से इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर सीज फायर का ऐलान हो गया था, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है वो सोशल मीडिया हो हर प्लेटफॉर्म में बहुत ही आगे चल रहा है, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था उसका सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा था। लेकिन जो सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है कि जो देश के नरेंद्र मोदी है वो बहुत ही बढ़िया एक प्रधानमंत्री है और जो भी फैसला लेते हैं वो अपने खुद पे लेते हैं, ना कि दूसरों बातों के ऊपर सुनते हैं, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना था। और यहाँ पे बहुत सारी इस डिबेट में बातें चली और नरेंद्र मोदी जी के 11 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 3री बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसे करने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं आफ्टर नेहरू जी के बाद। और आज के इस डिबेट में अभय दुबे जी ने नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे वो भी उन्होंने गिनाने की कोशिश की थी। ओवरऑल जो अपोनेंट के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का, उनका मानना यह था कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और आने वाले वर्षों में भी बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। और यहाँ पे अनुराग भदौरिया जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी यहाँ पे मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में बहुत ही तगड़ी सी बहस हमें देखने को मिली। वो इस डिबेट का हाईलाइट देखने को मिला। ओवरऑल आज की डिबेट मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, स्पेशली अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए।